खाली वॉल्यूम की जगह क्या रख देना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट जाएगा है ना, बाकी नंबर्स हैं जो कट जाएंगे, जो कटेंगे कट जाएंगे, बाकी यही बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। लाओ मैं करके दिखा दूं यार, तुम लोगों की शक्ल देख करके मुझे लगता है। फॉर्मूला बोलो क्या है? वो तो ये वाला हो गया जो कल लिखवाया था, जी इंटू वी रो माइनस रो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ठीक है, अब v को क्या करना है, खाली v को आप, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम स्फीयर का लेना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम ले लीजिए। मैं यहां लिख दूं 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई भी स्फीयर होगा, गोला होगा, गेंद होगी, उसका ये वॉल्यूम होता है। हो गई क्लियर बात? अब इसमें बताओ, पाई से पाई कट गया है, और क्या बचा? देखो 4 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ 2, तो देखो यही फॉर्मूला बचा, नहीं बचा? चेक करो, ऊपर आर स्क्वायर बचा, ऊपर 2 बचा, तो 2r² जी हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 ये, दोनों गुणा करके 9 हो जाएगा। चलिए, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी T1 और T2 निकाल दीजिए, VT1 VT2। चलिए, क्या हो जाएगा? T1 वैल्यू रख लेते हैं, 2r है, 1 mm। 1 mm को किस में रखना होगा? मीटर में रखना होगा, ठीक है ना? तो कितने मीटर बन जाएगा ये? 0.10⁻³ कर देता हूँ ना सीधे, की पावर 2 कर दिया। जी तो 10 है ही। डेंसिटी कितनी है बोलिए? पहले वाले बॉल की हम डेंसिटी ले लेते हैं, नहीं, ρ1 जो है, ρ1 जो हमने लिया है वो कितना लिया है? ρ1 हमने ρ1 लिया है, रो के बराबर लिया है। वो तो सेकंड वाले की है ना, 8 रो के बराबर। यस, जिसकी है, हाँ ठीक। तो 8, एक मिनट मैं भी चेक कर लूं। पहले वाला 8 टाइम्स ρ2 के बराबर है, हाँ ठीक है। तो मैं ρ2 की टर्म में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? 8 ρ2, ρ1 की जगह 8 ρ2 लिखा मैंने, माइनस ये है लिक्विड का मीडियम की डेंसिटी, ये कितनी हो जाएगी? ये है 0.1 ρ2 डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये तो हो गई इसकी डेंसिटी, इसको सॉल्व करना है। VT2 क्या हो जाएगी? 2 इंटू ये 2 mm है, तो 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 10 इंटू इसका क्या है ये बोलिए? इसको हम कितना लेंगे?
भाई ये वाली 8 टाइम्स है तो ये वाली रो 2 ही हो जाएगी ना, ये तो सेकंड वाले के लिए है ना। ठीक है, यही सब थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। पहले वाली जो डेंसिटी थी रो 1, उसके लिए जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो मैंने लिख दी 8 रो 2 के बराबर थी, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 8 रो 2 लिख दिया। और दूसरी वाली की तो रो 2 ही रहेगी ना, ये थोड़ी कोई अलग हो जाएगी। ये तो रो 2 की ही टर्म में हम सारी डेंसिटी लिख रहे हैं, तो ये रो 2 हो जाएगी। अब माइनस 0.1 रो 2, ये तो मीडियम ही है। बोलिए, क्लियर होगी बात? डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का रेशो बताइए, दोनों का रेशो बताना है। तो रेशो बता देते हैं, V T1 डिवाइडेड बाय V T2। जो जो कट रहा है काट दीजिए। 9 ईटा से 9 ईटा कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 की पावर 3 माइनस 3 के स्क्वायर से 10 की पावर 3 का स्क्वायर कट गया। क्या क्या बच गया? ऊपर बच गया 8 रो 2 माइनस 0.1 रो 2। यही बचा, कुछ और भी बचा है? सर यही बचा है। नीचे क्या क्या बचेगा? एक तो 2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, दूसरे रो 2 माइनस 0.1 रो 2, ये बचेगा। बोलो, कोई डाउट नहीं है? अब क्या करना है? अब इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, रो 2 को। रो 2 को कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस 0.1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3.9, सॉरी 0.9, 4 इंटू 0.9। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो एक डेसिमल ये इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 79। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 4 द 36। फोर्स लिख लिया। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, rate of production of heat when ball attains terminal velocity is proportional to rate of heat produced when terminal velocity is achieved। किसके प्रोपोर्शनल है? आंसर में 4 आंसर दिए हुए। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 4 के, चौथा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 5। अच्छा ये बताइए, जब कोई चीज चलती है तो अगर उसको कोई फोर्स अप्रोच कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट पैदा होगी। इवन हाथ को रगड़ने से हीट पैदा हो रही है तो उसमें भी होगी। अगर आपने कभी देखा हो जो ऊपर से रॉक्स वगैरह गिरती हैं, जिनको हम उल्का पिंड और क्या क्या कहते हैं, वो कैसे जो
रात में कभी कभी नहीं दिखता है एकदम से बहुत तेजी के साथ कोई चीज गिरी, ठीक है, नहीं शूटिंग स्टार हम उसको बोलते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि ऑर्बिट में ही कुछ रॉक्स होती हैं, वो घूम रही होती है, वो मेटेओराइट्स बोलते हैं उनको, सही कहा। तो वो क्या होते हैं, वो अपने पाथ से डेविएट होकर के फिर अर्थ के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अर्थ के एनवायरनमेंट में आने पे क्या होता है, एयर के फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है, इतनी आग लग जाती है कि वो जमीन पे पहुंचने से पहले पहले खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत रेयर होता है कि उसका कुछ पार्ट जमीन पे पहुंच जाए, वरना सब एयर में ही खत्म हो जाता है, जबकि वो पत्थर का बना हुआ है या मेटल्स का कुछ पार्ट भी उसके अंदर होता है, उनके सब यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। जलने का मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनका कंबशन हो जाना, जल करके वो एयर में एवापोरेट हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी चीज गिरेगी तो उसमें हीट पैदा होनी होनी, फ्रिक्शन समझाने का मतलब ये था। तो ऐसे एक बॉल है वो गिर रही है, तो गिर रही है तो शुरू में जैसे हमने ड्रॉप किया तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, हमने देखा जब बॉल ड्रॉप होती है तो क्या होता है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होती है? तो यहाँ पर विस्कस फोर्स क्या होता है, कल पढ़ा था हमने, ये भी 0 होता है क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रहा है 10 की रेट से, तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा एक टाइम। और नीचे क्या फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, वो उसको खींच रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी वेलोसिटी आ जाएगी तो इसमें विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। यहाँ पर तो विस्कस फोर्स था नहीं, यहाँ पे क्या था, 0 था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा भी चलेगी विस्कस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रांगली लग रहा है। तो अब क्या होगा, एक टाइम आने के बाद, क्योंकि विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स विल बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी थी और यहीं से हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाली थी। और जब ऐसा हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये बढ़ती नहीं है, यहां तक बढ़ेगी लेकिन इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसीलिए बारिश के जो कतरे होते हैं, रेन ड्रॉप, वो हमें इंजर्ड नहीं कर पाते क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वरना अगर वो बादल से गिर जमीन तक पहुंचने में मुस्तकिल बढ़ती रहे जिस रेट से शुरू में बढ़ रही थी, तो एक भी चीज बचेगी नहीं, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनकी स्पीड अब कितनी हमने पढ़ी थी, कितनी वेलोसिटी हो गई थी जमीन पर उसकी, 200 प्लस हो गई, तो सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि बिल्कुल वही फिनोमेना है, बस ये कह रहा है कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉल अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, फर्स्ट वाला बेटा एक बार बोल दिया और गलत है आंसर, ठीक है। हाँ, पहले रेट ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ ये बताइए। यानी हीट जो है वो टाइम के साथ, हीट यानी एनर्जी, ठीक है, वो टाइम के साथ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसी को रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कहेंगे। चलिए, और रेट ऑफ हीट का क्या होता है,
या रेट ऑफ एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं उसको? वर्क अपॉन टाइम का फॉर्मूला, चलो बता दो क्या होता है? पावर। यानी बेसिकली वो हमसे पावर पूछ रहा है, ठीक है। एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई कितना कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए पावर की यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड इनवर्स। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। तो कैसे निकाला जाए इसको? तो पावर का फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, आपने सीधे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। टर्मिनल वेलोसिटी पूछता तो आप कहती आज स्क्वायर है ना, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? चलो अच्छा यहां से बताते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है मुस्कान, बताओ? यस, वेरी गुड। F इंटू एस कर लो या ds कर लो। टाइम से डिवाइड कर देते हैं इसको, स्मॉल टाइम से, तो यही तो पावर होती है। तो इधर डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला हुआ। यस। तो अब मैं पावर का फॉर्मूला जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी लगा दीजिए। चलिए, फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या था? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? चेक करके बताओ। 6 पाई, हाँ 6 पाई ईटा आर वी। वेरी गुड। और ये कौन सा वाला वी है? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। वैसे वी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर वी हम कौन सा वाला लेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। क्योंकि हीट प्रोड्यूस जो हमसे कह रहा है वो कब कह रहा है? वो हीट प्रोड्यूस हमसे कह रहा है जब हमारी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी, वही लगाएंगे ना, वरना तो खाली वी लगाते हैं। बोलिए, ठीक है। हाँ जी, बैक बेंचर बताइए, समझ में आया है? हैं? हमसे क्या पूछा है उसने? रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया? पावर हो गया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमको मालूम है, F इंटू वी होता है, ठीक है। F इंटू वी जब होता है तो F जो है वो कौन सा वाला है? ये विस्कस फोर्स है, इसी की वजह से तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे वेलोसिटी में v की बजाय t क्यों लिखा है मैंने? vt, क्योंकि हमसे हीट जो पूछ रहा है वो टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे पूछ रहा है। बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया है? अब बताओ, चलो अब तो आ गया आंसर। अरे अब आंसर तो आ गया। कितना आएगा बताओ? 1 इंटू वी और करेंगे, ये वाला वी भी तो इंटू करेंगे, ये तो फोर्स वाला पार्ट हुआ ना, है? तो क्या हो गया बताओ? 6 पाई ईटा आर वी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ आर की कितना प्रोपोर्शनल आया? तो देखो, अभी जो आपने बताया था वो खाली वीटी का फॉर्मूला बताया था। वीटी में क्या होता है? आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हाँ? वीटी वाले फॉर्मूले में क्या आता है?
VT इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं आता है, ये देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि VT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, है। तो अब यहाँ से VT स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, VT स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 हो जाएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, है। लेकिन अभी जब मैं R की पावर 4 यहाँ रखूंगा और एक R यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, ये 6 पाई ईटा। तो मैं सीधे सीधे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा देता हूँ। पावर और हीट प्रोड्यूस्ड रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो 4 तो R वहां से आ रहे हैं और एक यहाँ से मिल रहा है तो R की पावर 5 हो जाए। बहुत गुड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, हाँ पावर पूछी थी इसने तो इसलिए पावर तक पहुंचने के लिए इतनी पावर लगानी पड़ेगी आपको। चलिए, तो हमने क्वेश्चन भी कर लिए और अच्छे अब इसको आप लोगों को उससे प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चन में भी होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है ये कहता है, मान लीजिए ये मेरा पाइप है, ओके, और एक पाइप ये है, ओके, इस पाइप को मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा, इस वाले को भी हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा, और ये दोनों आपस में ज्वाइंट हैं, ठीक है, ज्वाइंट कर दिया। चलिए, बेहतरीन डायग्राम बन गया। सपोज यहां से 5 kg पर सेकेंड पानी या कोई भी फ्लूइड, मैंने यहाँ पानी कह दिया तो लिख दिया, अंदर जा रहा है, तो यहां से कितना निकलेगा, बोलिए। अब ये भी मुश्किल है, बस जितना जाएगा उतना ही तो निकलेगा, है? नहीं तो रुक नहीं जाएगा, फट जाएगा पाइप। अगर इसको पाइप को मेंटेन रहना है तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, वरना तो कितनी देर अकोमोलेशन होगा उसके अंदर पानी को, 1-2 सेकंड में फट जाएगा। तो पाइप को फाड़ना नहीं है, पाइप की शेप और सारी चीजें वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो लिखिए, तो इन और ये आउट कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी यहां से भी 5 kg पर सेकेंड आउट होगा।
चलिए, मन गया, लिख लिया। अब मान लेता हूं ये जो लिक्विड मैं इसके अंदर वाटर को फ्लो करा रहा हूं, इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये एरिया है A1, इसको V1 ले लेता हूं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इधर A1 लिया तो V1 ले लिया। तो जब सेम यहां पर अमाउंट पानी का निकल रहा होगा और ये एरिया है छोटा, देखने से ही पता चल रहा है, तो इसको मुझे डिफरेंट लेना ही पड़ेगा, A2 है, ओके। और जाहिर सी बात है कम जगह से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है और उतना ही निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से पाइप से पानी की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ा सोर्स है पानी का, उसमें आप क्या करिए, आगे छोटे छोटे पाइप लगा दिए, नोजल लगा दिए, या सीधे घर में देख लिए ना, ऊपर छत पे बड़ी टंकी है, उसमें मोटा पाइप आ रहा है नीचे घर में, अब उससे क्या है, छोटे छोटे पतले पतले पाइप डिफरेंट जगहों पर जा रहा है, तो ऊपर से तो पानी धीरे धीरे आता है, नीचे तो बहुत तेज स्पीड से निकलता है। क्यों? ऊपर से वॉल्यूम, वही मास जो पानी का नीचे आ रहा है, इन हो रहा है पाइपों में, वो सेम है, जो आउट हो रहा है वो भी सेम है, लेकिन ऊपर से स्पीड आने की आप बात मत हुआ, क्योंकि टंकी का जो डायमीटर है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे एक झटके में कि पानी नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले पाइप में आपको लगेगा कि कितनी तेज पानी आ रहा है, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी, और v2 जो है वो ग्रेटर देन v1 होगी, ये हम प्रूफ भी कर देंगे। बोलो जी, ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं पढ़ा रहा? हाँ, चलिए। तो इसमें से बताइए, जो मास अंदर जा रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो 1 v1 इंटू A1, जो मास अंदर जा रहा है पर सेकेंड, ये क्या है, पर सेकेंड, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, वो ये हो गया। बोलिए, इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ जी, कैसे लिखा है? मास का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो हो गई ρ1, ये वॉल्यूम कैसे बनेगा, तो देखिए एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया A1 हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ पानी ने, जो पानी आप अंदर भेज रहे हैं वो कितना कवर करेगा, 1 सेकंड के अंदर V1 के बराबर ही तो लेंथ कवर करेगा, बोलिए। तो वॉल्यूम कितने का लेना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए, ये वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना। ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू लंबाई, ठीक है, एरिया इंटू हाइट ही तो हो जाएगा। अगर ये पाइप ऐसे खड़ा होता, ऐसे मान लीजिए यहां से पानी में डाल रहा हूं इसमें, ठीक है, यहां से इनलेट आ रहा है,
तो पानी 1 सेकंड में कितना चलेगा, जितनी उसकी वेलोसिटी है v, उतनी ही तो पानी पहुंचेगा यहां से चल के यहां तक है। एरिया जो है वो ये है, तो वॉल्यूम पानी का कितना 1 सेकंड में पास हुआ, v इंटू एरिया, यही तो होगा। और ये v इंटू जो एरिया है, ये v क्या है, ये हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट तो d ही रहेगा, टाइम 1 सेकंड है, तो v d के बराबर नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम v लिखते हैं 1 सेकंड के लिए। तो ये हमारा जो है ये वेलोसिटी जो है उसके बराबर ही डिस्टेंस 1 सेकंड में पानी कवर करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो उस वेलोसिटी से जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा पर सेकंड, ठीक है। और ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है जो भी फ्लो कर रहा है। अब यहां पर आइए, इस वाली जगह पे निकल कितना रहा है, तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ρ2, एरिया A2 और वेलोसिटी V2। यहाँ पे ज्यादा तेज वेलोसिटी से निकल रहा है तो ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, तो V2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दोनों बराबर होंगे, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इसको बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ρ1 V1 A1 इज इक्वल टू ρ2 V2 A2। ये फॉर्मूला बन गया कॉन्टिन्यूटी का। इसमें कुछ कटेगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी तो सेम नहीं है। वेलोसिटी जो बड़े वाले साइड से एंटर करेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी और आगे से ज्यादा होगी। कौन सी चीज सेम है बोलो, डेंसिटी। यस, वेरी गुड। जो फ्लूइड अंदर जा रहा है वही तो बाहर आ रहा है, तो डेंसिटी सेम है। तो डेंसिटी हम लोग काट देते हैं, डेंसिटी हम लोग काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा V1 A1, या ऐसा करते हैं A1 V1 लिखते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बस ये इतनी इक्वेशन समझाने के लिए मुझे 15 मिनट आप लोगों को चाटना होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डेंसिटी सेम है, डेंसिटी डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीजें हैं। तो डेंसिटी अगर सेम है तो जितना वॉल्यूम पाइप के अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम पाइप से बाहर जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसको छोड़िए आप, मैं ऐसा करता हूं, पाइप ऐसा बनाता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, ये अब मैंने क्या किया, इसमें बहुत सारे छेद कर दिए, बहुत सारे, पिचकारी होती है, पिचकारी बना दी। तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम यहां से अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम इन छेदों से बाहर आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे n छेद है, कितने n नंबर ऑफ छेद है, 10 हो सकते हैं, 20, 50, 100, 200, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम एंटर किया कितना, A1 B1। यहां से जो बाहर गया, मान लेते हैं हर छेद का एरिया है A2,
हर छेद का एरिया छोटे छोटे हैं तो उनका एरिया भी छोटा छोटा होगा मिलीमीटर्स में, इनटू वेलोसिटी उनकी क्या होगी v2, लेकिन छेद कितने हैं n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जो स्प्रे वगैरह हम लोग मारते हैं, पंप दबाते हैं तो उसमें से लिक्विड ऊपर जाता है, वो पाइप मोटा होता है, फिर वो जो ऊपर जिसको दबाते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसीलिए तो उसमें बहुत तेज स्प्रे निकलता है नाई वगैरह की दुकान पे, वो एकदम से है, और परफ्यूम वगैरह जब लगाते हैं तो these are all चलिए गुड। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखिए, ये वाला डायमीटर जो है इसका डायमीटर है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, और इस वाले का डायमीटर है 4 × 10⁻³ हो गया। तो मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ v2 एंड v1 में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बताना है। चलिए v2 और v1 का रिलेशन बताइए। हो गया, क्या आंसर आया बताइए। v1 v2 का क्या रिलेशन आया मुस्कान। 2v1 = v2, और बताइए, यानी v2 जो है 2 टाइम्स होगा v1 का। चलिए हाँ जी, क्या हुआ, क्या आया ट्वाइस, यानी ये वाला रिलेशन है ट्वाइस। कुछ अभी लिखा ही नहीं, ट्वाइस कहाँ से आ गया तुम्हारा, क्या किया तुमने, कुछ करोगे तभी तो आएगा रिलेशन। हाँ कैसे आया ट्वाइस, तुम निकालो ना, कुछ अपने आप जब तक नहीं करोगे तब तक जो है वो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। 4 टाइम आ रहा है, कुछ आप भी विचार करेंगे अपने आंसर पे। स्क्वायर कट जाएगा, बहुत सही।
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। 4 टाइम इज द करेक्ट आंसर। कैसे आएगा? फॉर्मूला तो ये लगेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 कितना है? एरिया, एरिया ये हमारा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो। V1 इज इक्वल टू पाई इसका R1 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर। V2 पाई से पाई कट गया। R1 कितना है बोलिए? ये डायामीटर है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये डायामीटर है 2, तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये हो गया V2। ठीक है, फिर से देखो वही कैलकुलेशन आ गई। 10⁻³ यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2⁻² V1 इज इक्वल टू V2। तो V2 जो होगा वो 4 टाइम्स होगा V1 के। आपने बेटा डायरेक्ट डायमीटर ले लिया है, रेडियस दिया, रेडियस दिया था बस कैलकुलेशन। अच्छा चलिए, पाई आर स्क्वायर था तो कैसे मिस्टेक? अरे वो मैंने होल स्क्वायर ले लिया था पहले, मैंने उसे आर का कैंसिल आउट कर दिया। 2 into 10⁻³ होल स्क्वायर भी करेंगे तब भी यही आएगा, कैसे भी करेंगे यही आएगा। एब्सेंस ऑफ नेट। बोलो, हो गया? कोई प्रॉब्लम? फोर, ये वही है ना। देखो इसका डायमीटर क्या है? 4 इंटू 10⁻³ तो रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है ना, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इंटू 10⁻³ हो गया। अब ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया। देखो पाई से तो पाई कट गया, 2 इंटू 10⁻³ की पावर 2 इंटू V1 इज इक्वल टू 10⁻³ की पावर 2 इंटू V2। बस अब इसको आप चाहे तो खोल के 2 बार लिख दो, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ 2 बार लिख दिया स्क्वायर होने की वजह से, इंटू V1 हो गया इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻³, इसका भी स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। अब ये हो गया V2। ये सब आप लोगों को ये कैलकुलेशन घर पे करनी चाहिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। यहाँ थोड़ी ये सब जो है वो क्लास कराने की, मतलब क्लास में प्रैक्टिस। अब 10⁻³ से एक कट गया, 10⁻³ दूसरे से दूसरा कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? एक 2 यहाँ बचा, एक 2 यहाँ बचा, तो 2 2 द 4 V1 इज इक्वल टू V2। ये घर पे इस तरह की कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। चलिए अब इसका ग्राफ भी देखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, वो मान लेते हैं Q, वो किसके बराबर है? वो होता है कांस्टेंट होता है। और किसके बराबर होता है? बोलिए, वेलोसिटी इनटू एरिया के बराबर। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ में एरिया ले लूं, एक तरफ वेलोसिटी ले लूं, तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा?
अरे यार क्या हो जाएगा, कोई एरिया जो वाई एक्सिस पे है उसे एक तरफ रखिए, तो ए इधर आ गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट को के मैंने लिख दिया, नीचे क्या आ गया वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, यानी एरिया जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी कम एरिया होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। पाइप पतला होगा तो उससे रेट स्पीड जो है फ्लूइड के निकलने की ज्यादा होगी। पाइप चौड़ा होगा तो फ्लूइड के निकलने की रेट कम हो जाएगी, ठीक है ना। वही बात हमने पढ़ी है, वही फॉर्मूला लिखा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जितने भी ग्राफ होते हैं 1/r वाले और 1/r स्क्वायर वाले सब ऐसे ही तो बने, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए इसी वाले के ऊपर, ये जो है डायग्राम इसके ऊपर। ये पंप है, क्या है, पंप, वही परफ्यूम पंप मान लीजिए। A perfume pump has tube of radius capital R. इसका रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल R है। एंड होल हैविंग एंड होल्स, इसमें एंड होल्स है जिनका रेडियस ये छोटा वाला नन्ना वाला, इनका जो रेडियस है वो स्मॉल R है। हाँ, जो यहां से फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v, फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, v। तो ये बताना है कि जो बाहर लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये v1 है तो v2 हमें बताना है। सीधे सीधे खाली बस क्या करना है, ऊपर वाली रिलेशन में एरिया की जगह क्या लिख देना है, रेडियस की टर्म लिख देनी है, हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बर्नौलीज थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी थ्योरम के प्रिंसिपल पे बहुत सारी चीजें लाइफ में हमारे होती हैं। इवन प्लेन भी इसी के उससे उड़ता है, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। पहली बात लिखिए बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल only for ideal fluid having speedy flow or streamline flow, steady flow or streamline flow।
स्ट्रीम लाइन फ्लो जानते हैं क्या होता है? कितने चैनल खोले गए थे? चल स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो देखा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन वो नहीं आ रहा आपके दिमाग में। ये देख रहे हैं? इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्पीडी फ्लो। फट नहीं रही है, जो फ्लो है पानी का वो फट नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ फ्लो भी कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो बर्नौलीज थ्योरम इसके लिए काम करता है। चलिए गुड, ये भी रिकॉर्डिंग में आ गया हम। चलो तो हम लोग चले अब, तो रुक गया होगा ना, क्यों? रुका हुआ, सॉरी। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिए। It tells us about the energy conservation. हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन का हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, नॉन विस्कस यानी इसकी विस्कोसिटी हम लोग 0 मान के चलेंगे, एंड इनकम्प्रेसिबल, और वो कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है? जैसे पानी है एक गिलास, उसको आप चाहे कंप्रेस करके आधा गिलास करते तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, क्या ये बनाते हैं डायग्राम। बनाइए बनाइए, आप भी बनाइए। कुछ इस तरीके का पाइप है,
एक सेंटर टू सेंटर मैंने डॉटेड लाइन बना दी। ये वाली साइड जो है ये ए है और ये वाली साइड बी है। ये मेरी है रेफरेंस लाइन। लाइन या रेफरेंस लेवल, ठीक है। यहां से हम चीजों को मेजर करेंगे। तो इसकी हाइट कितनी है इस वाले पॉइंट की, ए पॉइंट की, मान लेते हैं ये h1, और ये b जो है इसकी हाइट कितनी है रेफरेंस लेवल से, h2 है। ठीक है। अब यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो ये क्या कहता है, यहां पे इसकी सारी एनर्जीज होंगी P1। यह है प्रेशर डेंसिटी, क्या है, प्रेशर। हाँ। दूसरा रो जी H1, ये है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। इसको जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो इंटू वी भी लिख सकता हूँ। नहीं, तो ये वॉल्यूम का वॉल्यूम कट गया तो क्या बचा, रो जी एच ही तो बचा। बोलिए, मास की जगह मैंने क्या लिख दिया, रो इंटू वी। और डेंसिटी क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में ली जाती है, तो हमने वॉल्यूम से जब डिवाइड किया तो वॉल्यूम ने वॉल्यूम को भी काट दिया, तो क्या बचा, रो जी एच बचा। बोलिए, ठीक है। एम जी एच, और मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी इंटू जी इंटू एच। और ये वॉल्यूम डेंसिटी लेनी है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे। तो ये V ने V को मारा तो क्या बचा, रो जी एच। वही तो लिखा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ऐसी काइनेटिक एनर्जी वाले में भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, मान लेते हैं v1 होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगी, बाहर निकलेगा तो v2 होगी। तो यहाँ हाफ m की जगह यहाँ भी रो आ जाएगा, क्योंकि m वैसे ही कट करके रो बन जाएगा, है ना। और वेलोसिटी क्या है, v1 का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट यहाँ था, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एनर्जी डेंसिटी कंजर्व होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बर्नौलीज थ्योरम वर्क करती है। तो इधर जितनी एनर्जी है, जब लिक्विड यहां से निकलेगा तो यहां पर भी तो उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए उसकी, तो यहां पर एनर्जी बस बना दी है। तो यहां पर प्रेशर P1 मैंने माना है, मान लिए लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना है, P1 है। एरिया इसका A1 है, ठीक है। यहां पर एरिया इसका A2 है, प्रेशर कितना है, P2 है, वेलोसिटी कितनी है,
V2 है, हाइट कितनी है, H2 है। तो बनाइए, राइट वाली इक्वेशन लिखिए फटाफट। तो प्रेशर डेंसिटी P2, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है। भाई प्रेशर को आपने डिवाइड किया यूनिट वॉल्यूम से, तो 1V से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो P ही आएगा ना, पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग लिख रहे हैं। तो ये P2 आ गया, प्लस लिक्विड सेम है तो इसलिए रो वही लिखेंगे, रो चेंज नहीं करेंगे, G तो चेंज होता ही नहीं है। हाइट कितनी हो जाएगी, H2 हो जाएगी। गुड। काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखिए प्लस हाफ रो, यहाँ पे V2 है तो V2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। सबके बारे में लिखिए, ये क्या है, ये है प्रेशर डेंसिटी, क्या है, प्रेशर डेंसिटी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ऐसे इधर है सब। ठीक है, प्रेशर डेंसिटी की बजाय प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सबकी यूनिट क्या होगी, सबकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यूनिट ये है। चलिए, बर्नौलीज थ्योरम भी हो गई। अब इसका एक आध दो क्वेश्चन करते हैं ताकि यूज आ जाए समझ में। तो एक पाइप बनाता हूं मैं आसान सा और उसका क्वेश्चन कराता हूं। सपोज वही वाला पाइप बना देता हूं, या छोड़िए, खुद से बनाता हूं। ये मेरा पाइप, ये इसका एरिया है A1। इसका एरिया है A2। ठीक है, इसकी सेंट्रल लाइन बनाते हैं। ये हो गई, और इसका रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। ये हो गया रेफरेंस लेवल। ये हाइट हो गई H1, ये हो गई H2,
बनाइए डायग्राम, जरा बनाइए। चलिए, हो गया। तो मान लीजिए कोई फ्लूइड आ रहा है यहां से, उसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, और यहां से निकल रहा है, ये वाली वेलोसिटी है v2। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, वो क्या है कि v1 और v2 में क्या रिलेशन है। बताइए क्या रिलेशन होगा, खाली ये बता दिए कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। v2 बड़ा होगा। अभी हम कई क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। कहां से पता चला हमको, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पता चला। क्या कहती है वो, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी a1 अगर बड़ा होगा तो v1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे a2 छोटा हो गया है तो v2 को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है ना। कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मास। इसी का ग्राफ भी बनाया था हमने, ये वाला कहाँ गया, ये ग्राफ यहीं से तो बनाया था, a इंटू वी। इसको मैं a इंटू वी लिख देता हूं, a इंटू वी, ठीक है। तो इसी से ग्राफ बनाया था। ये क्या रहना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जितना मास अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब दूसरा ऑप्शन तो हमसे इसने दिया है, वो ये कह रहा है कि P1 बराबर P2 होगा, ये बताइए, या P1 ग्रेटर देन P2 होगा, या तीसरा ऑप्शन P1 लेस देन P2 होगा, चौथा ऑप्शन कांट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये वाला बताइए आंसर क्या होगा, सोचिए। देखिए रिकॉर्डिंग रह गई थी, तो ये मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लिखी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की टर्म कट जाएगी, क्योंकि इसमें रो भी सेम है, जी भी सेम है, और दोनों हाइट भी सेम है, ठीक है। अब जो कटने के बाद बचा वो ये बचा। तो अब बताइए ध्यान से जरा इधर देखिए, तो वेलोसिटी का तो मुझे पता चल गया है कि v2 बड़ी है v1 से। तो मुझे ये बताइए, ये वाला जो टर्म है एनर्जी डेंसिटी वाला, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी वाला, इसका ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा है। और साइड मुझे दोनों ये प्लस P2 प्लस P1 करके ये बराबर रखनी है। तो ये वाली टर्म बड़ी है तो P2 को क्या होना पड़ेगा, छोटा नंबर बनना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है। और ये छोटा नंबर है
तो इसको उस लेवल पे ले जाने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा। बोलिए, ठीक है। तो जिधर वेलोसिटी ज्यादा है, फिर से मेरी एक बात रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, जिधर वेलोसिटी ज्यादा है उधर प्रेशर कम है। ये दिमाग में आदमी को आसानी से हजम नहीं होता है, ठीक है। वो क्योंकि जो फील करता है, जो करता है, वो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो करता नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें तड़का लगा लेता है, तो उसको लगता है वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा हो। वेलोसिटी जहां पर ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम होता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको तो फील आने लगेगा, ठीक है। और जहां पे वेलोसिटी कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो यानी वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। इसको अच्छे से लिख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं देखा, चलिए मैं दिखाता हूं। ये झोपड़ी है और ये किसी अमीर आदमी की थोड़ी उड़ती है, गरीब की उड़ती है, ठीक है। ये हो गई। चली आंधी, क्या चली? आंधी, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, वेरी वेरी फास्ट वेलोसिटी है, आंधी चल रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो वही घर के अंदर भी होगा 1 atm प्रेशर है, होगा नहीं होगा? और वही बाहर भी होगा 1 atm, ठीक है। हर जगह प्रेशर सेम रहता है, कांस्टेंट एटमॉस्फेयर का। अब देखिए क्या होने जा रहा है, छत कैसे उड़ती है उसको समझिए। हवा चली बहुत तेज, तो जब वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, ये प्रेशर यहां पर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है? वेलोसिटी ना के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी नेग्लेजिबल है, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 atm ही रहेगा। ओके, हो सकता है 1 atm से भी कुछ बढ़ जाए, हैं? बाहर से जो है वो एयर को सक करके अपने अंदर का प्रेशर बढ़ा ले, ठीक है। हाँ, अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन जो आदमी सोचता है, वो सोचता है कि हवा ने इसको उड़ा दिया। हवा ने ऐसे नहीं उड़ाया, हवा ने क्या किया? यहाँ पर प्रेशर कम कर दिया, ठीक है। और क्या दिखता है हमको कि यार ये तो आंधी चल रही है तो वो प्रेशर लगा दिया। यही तो फिजिक्स है जो आपको जो है वो अपने उससे थोड़ा सा हट करके सोचनी है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, तो अंदर वाले प्रेशर ने इस छत को उड़ा दिया, अंदर वाले प्रेशर ने छत को उड़ा दिया, क्योंकि बाहर का प्रेशर काफी कम हो गया। बनाइए डायग्राम को, फिर आप लोगों को एक डेली लाइफ का और एग्जाम्पल देता हूँ।
चले अगला एग्जांपल देखें। मान लीजिए आप कार में बैठे हुए हैं, कहीं पे ड्राइव करके जा रहे हैं, कार बहुत तेज चल रही है, 60, 70, 80, 100। तो क्या होगा, एयर की जो वेलोसिटी है, मान लीजिए इधर जा रहे हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बनाना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ बैठे हुए। तो ये आपने क्या किया, चॉकलेट वगैरह कुछ निकाली, टॉफी, और उसका रैपर खोला, ठीक है, और टॉफी तो मुंह में डाल ली, रैपर नहीं मुंह में डाला, टॉफी मुंह में डाली, ठीक है। अब क्या हुआ, इत्तेफाक से खिड़की जो थी वो खुली हुई थी, आधी खिड़की खुली हुई थी, आपको लगा फ्रेश एयर अच्छी आ रही है, मौसम अच्छा है, हवा के लिए थोड़ी सी खिड़की खोल दी। तो आपने नोटिस किया होगा अनकॉन्शियसली क्या, कि जो रैपर है वो हाथ से, या कोई भी चीज हो, कागज वागज हो, कुछ हल्की चीज हो, वो हाथ से उड़ करके बाहर चला जाता है, खिड़की से बाहर चला जाता। आप तो गाड़ी में बैठे हैं, बाहर क्यों चला गया? आपको लगता है कि यार बाहर तो तेज हवा चल रही है, तो हवा अंदर आ रही है, तो अंदर रहना चाहिए था रैपर को, उसे जाना चाहिए था पीछे वाली सीट पे, वो बाहर कैसे निकला? बर्नौलीज की वजह से निकला। जब वेलोसिटी v से बहुत तेज हवा बाहर की तरफ चल रही है, और अंदर तो 1 atm वाला प्रेशर है, तो बाहर की तरफ क्या हो गया, बाहर की तरफ प्रेशर डिक्रीज कर गया, जो खिड़की से मिली हुई साइड है बाहर की तरफ, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज है। और अंदर जो आप बैठे हुए हैं वहां पर हवा है ही नहीं, वहां तो नॉर्मल एक प्रेशर है 1 atm वाला। तो क्या हुआ, जैसे ही आपके हाथ से वो कागज या रैपर छूटा, वो फौरन खिड़की में से निकल के, शीशे की जरा सी जगह जो खुली है उसी में से निकल के वो बाहर भागता है, पीछे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर है प्रेशर ज्यादा, P2 ज्यादा है, P1 कम है, P2 ज्यादा है, P1 कम है, इसलिए ज्यादा से कम की तरफ भागता है। क्लियर हुई बात? मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। तो इसमें हमने बॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके फेंका, थ्रो किया, या छोड़ा, ड्रॉप किया। फेंकना तो वर्ड गलत हो जाएगा, ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने पे तो चीज सीधे नीचे जाती है, ग्रेविटी में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऊपर वाले पार्ट में ऐड हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन रोटेशन का है इधर अपोजिट, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो ये फ्लो कैसा होगा, सीधे गिरने की बजाय ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। चलिए, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर